इन्वेंटरी काउंट चेकलिस्ट, और बी कंक्लूजन। कंक्लूजन हम कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए स्टॉक टेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टॉक टेकिंग को ऑब्जर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इन दैट वी ऑफ कोर्स परफॉर्म सम टेस्ट काउंट्स, एंड दैट टेस्ट काउंट आल्सो वी परफॉर्म इन ऑर्डर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसीजर। तो वो सारी चीजें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। चैप्टर 19 गोइंग कंसर्न, ये भी इज अ बिग इशू फॉर अस। इसमें भी जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं है। मतलब नॉर्मली वी डोंट नो द बेसिक थिंग दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द मैनेजमेंट। हम ये देखते ही नहीं है कि मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट किया, मैनेजमेंट का क्या व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दैट कि मैनेजमेंट हैज मेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर IAS 1। ओके भाई, आप गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बना रहे हैं तो यू हैव टू सपोर्ट योर, इट इज योर असर्शन दैट द कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट। तो वो जो बेसिक अजम्पशन है वो हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें जो है वो नॉर्मली वी से कि भाई हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया था और बस ठीक है, डिस्कशन हो गई और हमारे व्यू में ये गोइंग कंसर्न है, but there is no substantive evidence available as to how in a difficult situation. I am not saying that because it's a matter of professional judgment. कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी तरह से भी देखें उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऑडिटर ने मैनेजमेंट से डिस्कस किया है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ओके, एंड देन फाइनली he has come to the conclusion whether an entity is a going concern or not. You see, so this management assessment, management की क्या जो पीरियड है कि उसने जो असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली 12 महीने का कवर किया है या नहीं किया, और लेसर पीरियड कवर किया है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्पेशली इन अ लॉस सिचुएशन, इन अ सिचुएशन व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स ऑफ अ गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेस मेनी फोल्ड इन गोइंग कंसर्न। ओके, सो this chapter has covered all the aspects of going concern and also given you the formats. जी सर, आपका सवाल। गोइंग कंसर्न के बारे में 570 जो आपने दिया हुआ है, एक तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े पैसे इसकी शिद्दत से इंतजार, लेकिन खास और बात जगह में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन गोइंग कंसर्न में इतना मुख्तर दिया गया है जो कि 570 के पूरे चैप्टर को ठीक से कवर नहीं करता। अगर आपने इस चीज़ पर रिलाई किया तो आप IPR PCR में मारे जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसको रिवाइज किया जाए, नहीं हो तो हम खुद हमें रिवाइज करना, जो आपने सिंपल बहुत ही नक्शा दे दिया हुआ है उससे काम नहीं चलेगा। Thank you very much. This is why we are here. The objective is to discuss with you, take your feedback and accordingly work on it. तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि if you specific on it कि किस एस्पेक्ट को हमने कवर नहीं किया, अगर आप हमें ईमेल कर दें तो वैसे हमारी टुमारो वी हैव अ मीटिंग सब कमेटी की, एंड हमने क्योंकि टोटल 6 सिटीज में ये वर्कशॉप कंडक्ट किया है और फीडबैक मैं वही आप देखिए जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि रिप्रेजेंटेशन लेटर है और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है, ये हमने जानबूझ को अवॉइड किया, हमने जानबूझकर इसको नहीं दिया है, क्योंकि ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको टेलर करें और इसके फॉर्मेट ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। और ISA 570 में जब आप खुद कह रहे हैं कि गाइडेंस अवेलेबल है, तो मैंने तो आपको शुरू में ही कहा था कि इट इज नॉट द रिप्रोडक्शन ऑफ द एंटायर ISRs, ओके, इट एक्चुअली द मैनुअल गाइड्स यू, ये आपको बताता है रास्ता कि आपको कहां जाना है, क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि आप मैनुअल फॉलो कर लें कंप्लीटली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज अ बुक लाइक अदर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। आपके लिए ये अभी तो ड्राफ्ट है, ठीक है, दिस इज नॉट फाइनल। अगर ये फाइनल होता तो फिर हमारा वर्कशॉप सिर्फ जो है वो सब आपको बताने के लिए होता है, इस वक्त बताना मकसद नहीं है।
आपका फीडबैक लेकर इसको ठीक करना है। तो इफ आई रिमेंबर योर नेम इज शाहबुद्दीन साहब, तो शाहबुद्दीन साहब विल बी वेरी वेरी थैंकफुल अगर आप थोड़ा सा मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी हमारी मदद कर दें इसमें, जो आप कह रहे हैं कि क्या ऐसे एरियाज है जो ISA 570 में कवर होने चाहिए, तो वो हमने कवर नहीं किए, क्योंकि टू माय अंडरस्टैंडिंग हमने ब्रीफली हर एरिया को टच कर दिया है। व्हाट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसको हमने कवर कर लिया है। अब देयर आर सर्टेन रिपोर्टिंग, आप लोग की मीटिंग है आपकी सब कमेटी की, तो जी जी, आई मीन मेंबर हैज गिवन हिज व्यू, तो लेट अस जस्ट वो जरूर हम देखेंगे, उसको जरूर रिविजिट करेंगे सर, नहीं बिल्कुल रिविजिट करेंगे। लेकिन साथ में अगर थोड़े से आपकी तरफ से भी हेल्प हो जाए, तो बिकॉज यू हैव कंपेयर्ड इट, you know, you have your views also, you are an August member, so if you can give us a precise view that will help us। तो अगर आप प्लीज अगर ईमेल कर दें हमें, तो हम डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज भी जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है, तो हम वैसे भी इसको दोबारा रिविजिट कर लेंगे और उसको हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट। ओके, देखिए जी, द चैप्टर देन गाइड्स द वर्क टू बी डन टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज गोइंग कंसर्न यूज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने तो हमारे हिसाब से तो कर लिया है, लेकिन इफ यू फील, हम इसको पहले तो अपने तौर पे रिविजिट करेंगे एंड वी विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल, फॉर योर गाइडेंस ऑल्सो। अगर नहीं आई तो फिर हम अपने तौर पे करके कर लेंगे, अगर आ गई तो हम इसको जरूर आपके व्यू को भी कंसिडर करेंगे। ओके, चैप्टर 20 इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। इसमें आपको पता है 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड देयर डिस्क्लोजर्स। तो इन 3 चीजों को हमने डिस्कस किया। चैप्टर 21 इज अ कंपनीज ऑर्डिनेंस कंप्लायंस चेकलिस्ट। ये गाइडेंस है, वेरियस लीगल रिक्वायरमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये वो, तो सारी जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन कवर्ड इन चैप्टर 20। 22 इज अ इनकम टैक्स प्रोविजन चेकलिस्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में, और इसमें भी हमने पर्पसली रेट्स वगैरह को अवॉइड किया है, क्योंकि कोशिश ये है कि जो ऑडिट मैनुअल सर्व इट्स पर्पस फॉर अ रीजनेबली लॉन्गर पीरियड। ओके, सो दैट इज व्हाई भी आप देखेंगे इनकम टैक्स में भी और लेबर लॉस कंप्लायंस में भी। फॉर एग्जांपल, आज मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 की है ईओबीआई की, कल 10 हो जाती है, तो अगर हम इसमें स्टेट कर दें तो वो मैनुअल बेकार हो जाता है। बेकार इस सेंस में कि पीपल माइट, द यूजर माइट बी मिसलेड कि यार इसमें तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। सो वी हैव पर्पसली अवॉइडेड द नंबर्स, उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, और वो अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस लॉ के हिसाब से, एंड बिकॉज द लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन योर माइंड, यू कैन ऑलवेज देन टैक्स पोजीशन इज नथिंग बट जस्ट 2-3 सालों की सिर्फ प्रेजेंटेशन है कि व्हाट वर द टैक्स पोजीशन लास्ट few years and this year. Summary of corrected misstatements. Now this chapter is also a new one and quite exhaustive. इसमें हमने कोशिश की है कि आपको ये गाइड किया जाए। चलिए मैं एक थोड़ा सा सवाल आपसे पूछूंगा कि ये बड़ी सी अजीब सी बात है, why do we need this summary of corrected misstatement? And you will be surprised कि अब ये हम इसको रिपोर्ट भी करते हैं। Corrected we report both करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो समझ आ गई, क्योंकि हमने डिसाइड करना है कि अगर मैनेजमेंट नहीं मानेगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्वालिफाई करना है, डिस्क्लेमर देना है, एडवर्स करना है, क्या करना है। ओके, बट ये समझ मुझे नहीं आई, व्हाई डू वी वर्क ऑन करेक्टेड मिसस्टेटमेंट। करेक्ट हो गई, छोड़ दो, फेंक दो, हो गया, करेक्शन हो गई, जेबी पास कर लिया, अब क्या मसला है भाई, एरर थी, हमने पॉइंट आउट किया, उसने करेक्शन कर दी, अब आपको क्या प्रॉब्लम है। Yes, yes, I'm getting the answer. Yes, yes, yes. Yes, this shows how effective, how efficient was the accounting and internal control systems. तो यार ये तो जो हमने एरर्स आपको बताई वो आपने करेक्ट कर दी, जो ना बताई उसका क्या होगा, जो हम डिटेक्ट नहीं कर सके उसका क्या होगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अनडिटेक्टेड एरर्स इंक्रीजेस इफ द करेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज लार्ज इनफ एंड बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। कि ठीक है यार, ये तो बड़ा फर्माबरदार क्लाइंट है, जो कुछ हमने बताया कर दिया, लेकिन जो नहीं डिटेक्ट कर सके, ठीक है, जिसको हम सैम्पलिंग में भी कॉल इट अ प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट। व्हेन वी डू सैम्पलिंग
आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट प्लस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज द टोटल मिस स्टेटमेंट। ये सैंपल में इतनी